हेलो गाइस, आई एम रिहाना। वेलकम टू माय चैनल फोरट्रान ट्यूटोरियल। काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास मेल आया है कि मैम प्लीज़ लॉकडाउन में फोरट्रान का सिलेबस कवर अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है विदाउट टीचर, तो आप प्लीज़ स्पेशली वीडियोस अपलोड कर कर के हमें थोड़ा सा हेल्प करें। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने स्पेशल क्रिएट किया है चैनल फोरट्रान से रिलेटेड ही, ताकि स्टूडेंट्स आसानी से सर्च कर सकें और इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक का मतलब ये नहीं बिल्कुल ही स्टार्टिंग से, क्योंकि ये फोरट्रान 90 से रिलेटेड वीडियोस हैं, तो हम थोड़ा सा बेसिक से ऊपर ही चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्टिंग में सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हम प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, हमें किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या क्या रूल्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल का एग्जांपल लेते हैं जिसका हमें एरिया एंड पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है। और उसकी साइड्स हमें पी एंड क्यू दे रखी हैं। आप कोई भी अपनी मनमर्जी का वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। आपको पी क्यू अच्छे नहीं लगते हैं तो आप ए बी भी यूज़ कर सकते हैं, सी डी भी यूज़ कर सकते हैं, जी एफ भी यूज़ कर सकते हैं एंड बी एफ भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपका दिल करे आप वही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अलजेब्रा में अगर हम लिखें तो हम एरिया क्या लिखते हैं, सिंपल पी क्यू लिखते हैं। पैरामीटर क्या लिखेंगे, 2 इंटू पी प्लस क्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पी क्यू वेरिएबल्स हैं एंड टू कांस्टेंट है, तो हमें अलजेब्रा के अंदर कोई भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर या जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे एडिशन तो हमें साफ पता लग ही रहा है, एडिशन ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। अलजेब्रा में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका जो ऑपरेटर है वो हम डिफ़ाइन नहीं करते हैं, लेकिन ये तो हुई अलजेब्रा की बात। जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो आप उसे क्या करेंगे, उसमें जो भी हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे उसे हमें क्या करना है, एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन करना है कि हम कौन सी ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही फोरट्रान 90 के अंदर अब हमें एरिया लिखना है पी क्यू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पी स्टार क्यू। अब हमने यहाँ पे जो स्टार लिया है वो एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, एंड जो हमारा पी क्यू और एरिया है वो हमारे वेरिएबल नेम्स हैं। एंड पी स्टार क्यू, जो ये पी स्टार क्यू है ना, ये हमारा एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। और हम मैथमेटिक्स में, नॉर्मल मैथमेटिक्स में इस सिंबल को हम इक्वल टू सपोज कर लेते हैं, करते हैं ना, हमेशा ही करते हैं, आज कोई बड़ी बात है। लेकिन फोरट्रान 90 के अंदर हम इसे इक्वल टू सपोज नहीं करेंगे। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगर हमें इक्वल टू का यूज़ करना है तो हमारा ये इक्वल टू है, ये किसको डिनोट करता है, इक्वल टू। ये हमारा जो सिंगल हम लिखेंगे तो वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब हमें लिखना तो आ गया, एरिया इक्वल टू पी स्टार क्यू लिख देंगे। पैरामीटर में भी अगर हमें मल्टीप्लाई का जो भी है रोल वो हम 2 इंटू के लिखने के बजाय हम ऑपरेटर बता देंगे। जैसे ये बता रखा, मल्टीप्लिकेशन का ही तो बताना है और क्या बताना, ठीक है। लेकिन अब हमें इसका मीनिंग तो नहीं पता ना कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग समझते हैं कि इस लाइन का मीनिंग क्या है। इस लाइन का मीनिंग ये है कि P नाम के मेमोरी बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई हम किसके साथ कराएंगे, Q नाम के मेमोरी बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब इस लाइन का मीनिंग देखते हैं, ठीक है। इस लाइन में क्या है कि P नाम के मेमोरी बॉक्स में जो वैल्यू है
वो ऐड हो जाएगी क्यू नाम के मेमोरी बॉक्स में जो वैल्यू होगी, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट आएगा वो पैरामीटर नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ जो हम पी क्यू की वैल्यूज़ ले रहे हैं, जब हम पहले डिक्लेयर करेंगे या फिर हम असाइन कर देते हैं इनकी वैल्यूज़ कि हमें प्रोग्राम के अंदर पी की वैल्यू 4 ही लेनी है या क्यू की वैल्यू 6 ही लेनी है। ठीक है, तो जो असाइन करते हैं या फिर हम इनपुट भी करवा सकते हैं, वो आगे आपको पता चलेगा धीरे धीरे आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे जो है पी क्यू की वैल्यूज़ कॉपी होती हैं, मतलब कि जो हमने P में असाइन करा रखी है 4 वैल्यू, लेट अस सपोज कि हमने 4 वैल्यू असाइन करा रखी है, आगे एक प्रोग्राम पढ़ेंगे वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने माना कि P के अंदर 4 वैल्यू असाइन करा रखी है और Q के अंदर 6 वैल्यू असाइन करा रखी है, तो यहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ का यूज़ किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से हमारी वैल्यूज़ हट गई, P के मेमोरी बॉक्स का खाली हो गया या Q का मेमोरी बॉक्स खाली हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी वैल्यूज़ जस्ट यहाँ कॉपी होती हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही आप पैरामीटर के केस में भी कर सकते हैं कि P का जो मेमोरी बॉक्स है उनके कंटेंट्स Q के मेमोरी बॉक्स के कंटेंट्स के साथ ऐड होंगे, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो पैरामीटर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे अभी तक के जो भी हमने बातें करी हैं, जो भी हमने कंसेप्ट थोड़ा बहुत सीखा है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम एरिया और पैरामीटर निकालते हैं। रेक्टेंगल का भी हमने बात करी, अगर हम एरिया लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे या पैरामीटर लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमेंट्स की। अब मैंने यहाँ 3 लाइनें लिख रखी हैं, आगे तीनों में क्या सिमिलर चीज़ है कि मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर रखा है और ये लिखा है कि दिस प्रोग्राम फाइंड्स एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब जो भी हम लाइन एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टार्ट करते हैं वो फोर्ट्रान 90 के अंदर एज अ कमेंट के रूप में ली जाएगी, वो एज अ कमेंट इसे समझेगा और जो सारे के सारे कमेंट्स होते हैं वो जो है कंपाइलर इग्नोर कर देता है। ठीक है, और जो कमेंट है उसे हम कितनी भी लाइंस में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन में हमें उसे घुसाना है। अगर वो बड़ा है कमेंट तो हम उसे 1-2 लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या रहेगी कि जितनी भी लाइन के अंदर हम कमेंट्स लिख रहे हैं अपने, ठीक है, उतनी ही लाइंस में हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल लगाना नहीं भूलेंगे। देखो मैंने 3 लाइंस में लिखा तो तीनों लाइंस में मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल लगा रखा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट लाइन के ऊपर। फर्स्ट लाइन में क्या है कि हमारा फर्स्ट जो है वो हमने लिखा है प्रोग्राम। प्रोग्राम हमारा क्या है, एक कीवर्ड है। ठीक है, और उससे आगे जो मैंने ABC लिखा है ना, वो प्रोग्राम का नेम शो कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है ABC लिखना है, वैसे हम प्रोग्राम का नेम लिखेंगे प्रोग्राम से रिलेटेड कि हम प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं। जैसे हमने यहाँ एरिया एंड पैरामीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया पैरामीटर विदाउट स्पेस भी लिख सकते हैं, या अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो हम स्पेस नहीं देंगे, अंडरस्कोर का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब जो हम प्रोग्राम का नेम लिखते हैं, अब प्रोग्राम के नेम लिखने में भी कितने करेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं, वो होंगे 31 करेक्टर्स। हम सिर्फ 31 करेक्टर्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है, 31 से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम का नेम ध्यान में क्या रखना है कि 31 करेक्टर से ज़्यादा ना लें, और फर्स्ट करेक्टर हमारा लेटर होना चाहिए। उसके बाद के करेक्टर्स हम अपने मर्जी के डाल सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है। आपने सिर्फ लेटर लेना है, डिजिट लेना है 0 से 9, या फिर आप अंडरस्कोर का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट आती है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, इंटीजर डबल कॉलन है
PQAR PM। यहाँ AR डिनोट करता है एरिया को, PM डिनोट करता है पैरामीटर को। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप इसे कंप्लीट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं ना, तो सामने वाले को अच्छा फील कराने के लिए आप क्या करें कि आप यहाँ कमेंट डाल दें कि AR हमारा एरिया को डिनोट करता है या PM हमारा पैरामीटर को डिनोट करता है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि बच्चे को सब कुछ आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया, ये हमारी डिक्लेरेशन बोलते हैं हम इसको। जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं ना, तो उस स्टेटमेंट को हम डिक्लेरेशन बोल देते हैं। ये कंपाइलर को क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है कि PQAR PM हमारे वेरिएबल नेम्स हैं और इनके लिए अलग अलग मेमोरी बुक्स रिज़र्व करा दिए जाएं, ठीक है। और साथ में ये क्या बताता है कि जो हमारे मेमोरी बुक्स जिनका नेम PQAR PM है, उनके अंदर इंटीजर टाइप का ही डाटा स्टोर होगा, ठीक है। और ये जो हमारा इंटीजर है ना, इंटीजर यहाँ पर कीवर्ड है, ठीक है। और एक बात और ऑब्जर्व करिए आपने, यहाँ पर इंटीजर के बाद मैं डबल कॉलन का सिंबल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सेमी कॉलन यूज़ कर लूँ या सिंपल कॉलन यूज़ कर लूँ, डॉट यूज़ कर लूँ, कॉमा यूज़ कर लूँ। अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी है। जो रूल्स हैं उससे अच्छे से समझ लो, याद कर लो, और आपको डबल कॉलन ही यूज़ करना है। डबल कॉलन हमने यहाँ यूज़ किया है एक कीवर्ड और जो वेरिएबल नेम्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए। तो ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी है इस असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में क्या है, 4 जो इंटीजर है वो P को असाइन हो रहा है, ठीक है। P एक वेरिएबल है जो इंटीजर वैल्यू हमारी स्टोर करता है। एंड जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं ना, तो 4 जो इंटीजर है वो P नाम के मेमोरी बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी Q=6 और ये असाइन हो रहा है 6 वैल्यू जो है Q वेरिएबल के अंदर असाइन हो रही है। मतलब Q नाम के मेमोरी बॉक्स के अंदर हमने 6 वैल्यू डलवा दी, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, AR में क्या वैल्यू असाइन हो रही है, P*Q का रिज़ल्ट असाइन हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, P एंड Q के अंदर वैल्यू है 4 एंड 6, तो वो वैल्यूज़ सिर्फ कॉपी होती है, यहाँ पर कॉपी होके यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इसने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, बस 4*6। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 24, वो हमारा AR नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें भी यही है कि P+Q करेंगे पहले, तो 10 आएगा, उसको हम स्टार मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 20 रिज़ल्ट आएगा, वो हमारा जाके PM के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि फोर्ट्रान 90 के अंदर हम जो लाइन लिखते हैं ना, मतलब जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं ना, वो लाइन पर लाइन होती है। अगर बाई चांस हमारी काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हैं और वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, तो हमें बहुत सारी लाइंस, जैसे 10 स्टेटमेंट्स ले ली, 10 की 10 शॉर्ट स्टेटमेंट है, जैसे P=4, Q=6, C=9, ऐसे ऐसे बिल्कुल शॉर्ट स्टेटमेंट है। तो 10 लाइनें तो इन्हीं को असाइन करने में चली जाएंगी, कितना बड़ा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। तो देखने वाला तो पहले ही डर जाएगा, हुई इतना लंबा प्रोग्राम है। तो फिर हमें क्या करना है, इसके लिए भी एक रूल है कि हम छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को पहले ही असाइन कर, मतलब एक ही लाइन में कैसे लिख सकते हैं। जैसे P=4 है और Q=6 है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, एक ही लाइन में लिखना है, तो हमें सेमी कोलन से इन्हें क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा।
और यहाँ पर प्लीज़ अपनी मर्ज़ी मत चलाना कि वहाँ डबल कोलन से हमने सेपरेट किया था इंटीज़र और यहाँ पर वेरिएबल नेम्स को, तो यहाँ हम सेमी कोलन से क्यों सेपरेट कर रहे हैं। ये कुछ रूल्स होते हैं लैंग्वेज के, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे अब हमने कोई भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं लाइन में, उस लाइन में करेक्टर्स कितने होने चाहिए। अगर हम लाइन की बात करते हैं, अगर हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन में होता है 132 करेक्टर्स, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और प्रोग्राम की नेम की बात करते हैं तो इसमें कितने करेक्टर्स होंगे, 31, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारी प्रिंट की। हमें कुछ भी प्रिंट कराना है, ये हमारी एक तरीके से आउटपुट स्टेटमेंट होती है जो कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट कराती है। जैसे एरिया इक्वल टू, जो भी हम लाइन लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो इक्वल टू के बाद मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, वो एज इट इज़ वो स्पेस छूट जाएगा आपका, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप छोड़ना चाहें या आप ज़्यादा ही कंजूस हों तो आप ना भी छोड़ें। अगर आपको आउटपुट अच्छा सा दिखाना है तो आप छोड़ ही देना, ठीक है। तो उसके बाद डबल कोट्स के बाद हमें एक छोटा सा कोमा लगाना होता है, जो कि जो प्रिंट होती है ना बिल्कुल एज इट इज़ लाइन डबल कोट्स वाली, और जो हम आगे जो हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर है उस वेरिएबल को और जो स्टेटमेंट हमें एज इट इज़ प्रिंट करानी है उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम एक छोटा सा कोमा यूज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे देखो मैंने स्पेस दिया है ना इक्वल टू के बाद, तो वो आप दो ना दो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब जैसे अब हमारे पास यहाँ एरिया क्या था, पी स्टार क्यू, मतलब ए आर के अंदर हमारे पास 24 वैल्यू स्टोर हो गई। तो हमारा जो आउटपुट है वो कैसे शो करेगा इसका, वो एज इट इज़ एरिया इक्वल टू फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर ए आर एक वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है 24, वो एज इट इज़ प्रिंट करा देगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी प्रिंट की। तो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में पैरामीटर प्रिंट करा रहे हैं। इनका भी कोई ख़ास रूल नहीं है कि आप पहले एरिया ही प्रिंट कराएं, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। पैरामीटर पहले प्रिंट करा लें, बाद में एरिया करा लें, या आप दोनों को ही एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अलग अलग लिख दिया ताकि मैं अलग अलग लाइन में शो हो जाए हमारा आउटपुट। तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो पैरामीटर इक्वल टू के बाद मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया है, फिर उसके बाद जो वैल्यू हमें प्रिंट करानी है वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है वो लिखना है। और ये जो छोटा सा कोमा है दिखने में तो बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत आता है, ठीक है। तो इसका यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब इसका आउटपुट कैसे शो होगा, देखो पैरामीटर तो एज इट इज़ लिखा आएगा, ठीक है। फिर साइन, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर पी एम के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर होगी, 6 + 4 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। अगर मैं वो स्पेस ना रखूँ ना तो ये वो यहाँ पे आउटपुट में भी वो स्पेस नहीं देगा, आप जैसा चाहोगे वो वैसा दे देगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो हमारी जो लास्ट लाइन है प्रोग्राम की, वो है एंड प्रोग्राम ABC, ठीक है। ये कंपाइलर को क्या बताती है कि हमारे प्रोग्राम का एंड हो चुका है, उसके बाद कोई और स्टेटमेंट्स नहीं है जो एग्जीक्यूट कराने के लिए बच गई हैं, ठीक है। तो एंड जो भी हम प्रोग्राम का एंड करते हैं वो भी 3 तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे तो मैंने क्या किया, एंड प्रोग्राम लिखा, और जो मैंने प्रोग्राम का नेम दिया था ना स्टार्टिंग में ABC, वही लिख दिया मैंने ABC। आप चाहे तो सिंपल एंड भी लिख सकते हैं, एंड
प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर एंड प्रोग्राम के बाद आपका जो प्रोग्राम का नेम है आप वो भी लिख सकते हैं। बेटर वे आपका यही रहेगा कि आप एंड प्रोग्राम और आगे उसका प्रोग्राम का नेम डालें, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ा इफेक्ट अच्छा आता है। गलत तो वो भी नहीं है सिंपल एंड या एंड प्रोग्राम वाले, लेकिन वही बोलता है ना, जिसका रिवाज चल रहा है वही यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी इसी का रिवाज चल रहा है तो आप यही यूज़ कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनपुट स्टेटमेंट्स। अब इनपुट स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम तो असाइन कर सकते हैं जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया। पी की वैल्यू 4 असाइन कर दी, क्यू की वैल्यू 6 असाइन कर दी, और फिर हमने मल्टीप्लाई किया, जो भी हमें एरिया चाहिए या पैरामीटर चाहिए आउटपुट निकाल लिया। लेकिन सपोज़ करो अभी हमने B4 और Q6 के लिए हमने लिया, अगर हम चाहते हैं कि हमें एरिया एंड पैरामीटर रेक्टेंगल का निकालना है किसी और P और Q की वैल्यू के लिए, तो सबसे पहले झंझट तो क्या होगा कि पहले P और Q की वैल्यू प्रोग्राम में जाके चेंज करके आओ, ठीक है। फिर वहाँ चेंज करेंगे, फिर उसे दोबारा रिकम्पाइल करेंगे, फिर उसे रन करेंगे, फिर जाके हमारे पास आउटपुट आएगा। ये तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो गया। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक इनपुट स्टेटमेंट आती है, रीड स्टार कोमा, जो भी हमारा वेरिएबल है पी और क्या वो हमने यूज़ किया था तो वो हम ले सकते हैं। अभी एक एग्जांपल बताऊंगी, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसे यूज़ कैसे करना है। और हाँ, जिसे हम इनपुट डलवाते हैं, अब हमने यहाँ पे रीड लिखा पी क्यू, तो सबसे पहले आपको P की वैल्यू ही एंटर करानी है। ऐसा नहीं है, जैसे मान लो हमने सपोज़ किया कि P की वैल्यू में हमें एंटर करवाना है 8, Q की वैल्यू में हमें एंटर करवाना है 10, ठीक है। लेकिन हमने रीड स्टेटमेंट ये लिख रखी है कि रीड स्टार P Q, और हम महान अनुभव एंटर करवा रहे हैं 10 and 8 ओवर स्मार्ट पीपल। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो P के अंदर 10 असाइन हो जाएगा, Q के अंदर 8 असाइन हो जाएगा। वैसे अगर आगे पीछे असाइन हो जाएगा तो एरिया एंड पैरामीटर में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। एरिया में तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, चाहे 8 की 10 से करो चाहे 10 की 8 से करो, और जो पैरामीटर निकालना है उसमें पहले दो साइड्स को ऐड करना है, चाहे 8 में आप 10 ऐड करो या 10 में आप 8 ऐड करो, फिर उसके बाद हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। इसमें आंसर में चेंज नहीं आएगा, लेकिन हम अगर और कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें आपकी आउटपुट डिफरेंट आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना। आप इनपुट कराते हैं वैल्यूज़, उसके दो तरीके हैं। जैसे आपने दो वैल्यूज़ इनपुट कराई हैं, P की वैल्यू आप 8 देना चाहते हो, Q की वैल्यू आप 10 देना चाहते हो, तो आप इन दोनों की वैल्यूज़ एक सिंगल स्पेस से या फिर एक या एक से ज़्यादा स्पेस से भी आप दे सकते हो। भाई 8 और 10 के बीच में आपने एक स्पेस दे दिया, या आप एक से ज़्यादा स्पेस भी दे सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका है कि इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं एक छोटे से कोमा के साथ। इसमें आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक यही एग्जांपल ले लेते हैं, एरिया और पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करके, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ थोड़ा सा चेंज देख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने एक तो कमेंट्स नहीं लिखे हैं, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, ठीक है। आपको लिखना है, मैंने नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं लिखोगे, आपको एग्ज़ाम्स में लिखकर आना है, ठीक है। और दूसरा चेंज मैंने यहाँ क्या किया है, प्रोग्राम का नेम चेंज कर दिया है। मैंने पहले ABC लिखा था, अब यहाँ पे मैंने AR_PR लिया है। AR मीन्स एरिया हो गया, PR मैंने पैरामीटर मान लिया, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं कि AR किसे डिनोट करता है, PR किसे डिनोट करता है, ठीक है। तो आगे तो आपको पता ही है कि इंटीजर, ये डिक्लेरेशन आपको पता है, अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में बताई थी। प्रिंट स्टेटमेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो डबल जो कोट्स हैं उसके अंदर जो भी लिखा हुआ आएगा वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो आपका जब ये प्रोग्राम रन होगा ना, तो आपकी स्क्रीन पे एंटर PQ लिखा हुआ आएगा,
इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने वेरिएबल्स की वैल्यू किस ऑर्डर में देनी है। अभी पहले पी की वैल्यू देनी है, फिर क्यू की वैल्यू देनी है, क्योंकि रीड में आपने पहले पी और बाद में क्यू लिख रखा है। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना कि यहाँ पे हम पी क्यू लिख दें लेकिन रीड में हम क्यू पी लिख दें, तो उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? कोई एरर तो नहीं आएगा, लेकिन आपने यहाँ पी क्यू दे रखा है, बाई चांस आपको ध्यान नहीं रहा कि आपने रीड में क्यू पी लिखा है और आप पी और क्यू की वैल्यू एज इट इज़ असाइन कर दो जैसे आपने सोचा है, तो वो क्यू वाली पी की जो वैल्यू थी जो पी में गई है वो क्यू में जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्यू में चली गई पी वाली वैल्यू, उल्टा हो गया ना। तो इसीलिए ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, इंटेलिजेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। जिस ऑर्डर में आपने प्रिंट में लिखा है उसी ऑर्डर में आप रीड के अंदर भी लिख देना, ठीक है। आगे बिल्कुल सेम है, एरिया निकालना है, पैरामीटर निकालना है, फिर हमें प्रिंट कराना है। वही मैंने प्रोग्राम का नेम वही लिखा जो मैंने दिया। बस आपको ये थोड़ा सा रीड स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। इन दोनों चीज़ों में बस यही ध्यान रखना है कि आप जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं प्रिंट के अंदर वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और रीड में भी उसी ऑर्डर में लिखने की कोशिश करें जिसमें आपने प्रिंट में बोला है कि आपको इस ऑर्डर में वैल्यूज़ डालो, ठीक है। तो पी क्यू में आपने एंटर करवाया है कि मुझे पी क्यू में पहले पी की वैल्यूज़ असाइन इनपुट दे दो और फिर क्यू की, तो आप पहले पी की लिखें और फिर क्यू की लिखें, ठीक है। अब दो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि थोड़ा सा होता है ना कि हाँ भाई मुझे वीडियो इतना टाइम मैंने स्पेंड किया है इस वीडियो के ऊपर, थोड़ा सा समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। फर्स्ट प्रोग्राम में हमें क्या करना है, एक टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। हमें वो टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर दे रखा है और उसे हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। फॉर्मूला ये है 1.8 जो सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है प्लस 32। सी क्या डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर इन सेल्सियस। एफ क्या डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यहाँ पे भी मैंने कमेंट्स नहीं लिखे हैं तो आप लिखना ना भूलें, ठीक है। मैं आपको बारी बारी बता रही हूँ कि कमेंट्स लिखना ज़रूरी है, वो भी लिमिट में। ये नहीं कि हर जगह ठोके जाओ ठोके जाओ ठोके जाओ। जहाँ आपको नीड लगे कि आपने शॉर्ट चीज़ें लिखी हैं और सामने वाले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सामने वाला इतनी आसानी से नहीं समझ सकता, तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो मैंने एक स्पेशल स्टेटमेंट यूज़ करी है डिक्लेरेशन से पहले, वो है इम्प्लिसिट नन। अब इसका क्या रोल है, देखो जो हमारे पिछले फोर्ट्रान के कंपाइलर्स हैं जिसमें फोर्ट्रान 77 भी इंक्लूड है, वहाँ पे क्या होता था कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं समझते थे। वहाँ होते ही नहीं था एक्चुअल में डिक्लेयर, उस टाइम पे वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते ही नहीं थे। वहाँ वो इम्प्लिसिटली, मतलब हमें बाहर से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही एज्यूम क्या करते थे, अगर कोई वेरिएबल का नेम आई जे के एल एम एंड एन से शुरू हुआ है तो वो क्या होगा, एक इंटीजर वेरिएबल मान लिया जाएगा। और इनके अलावा कुछ भी वेरिएबल का नेम किसी और लेटर से शुरू है तो वो रियल हो जाएगा। तो इससे क्या होता था, काफ़ी एरर्स आ जाते थे। एरर्स कैसे आते थे, हमें मान लो कोई भी इंटीजर वेरिएबल लेना है तो हमें पहले सपोज करना पड़ेगा कि हमें वो नाम आई जे के एल एम एन से शुरू करना है, और अगर हमें कोई रियल लेना है तो वो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आई जे के एल एम एन से शुरू ना हो, वरना वो अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स आती थी वेरिएबल्स का नेम सजेस्ट करने में। लेकिन फोर्ट्रान 90 में क्या होता है कि हम जो भी वेरिएबल्स हैं डिक्लेयर पहले ही कर देते हैं यूज़ करने से पहले। जैसे ये कर रखा रियल, जो भी मैं दो वेरिएबल्स लूँगी एफ एंड सी, उसको यूज़ करने से पहले मैं पहले ही डिक्लेयर कर दूँगी। हर फोर्ट्रान 90 के प्रोग्राम्स में हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हम कौन कौन से वेरिएबल किस टाइप के ले रहे हैं, ठीक है। अगर बाय चांस कि
वेरिएबल्स बाय मिस्टेक हम कोई डिक्लेयर करना भूल जाते हैं। तो अगर हम डिक्लेयर करना भूल जाएं, अब फोर्ट्रान 90 है, फोर्ट्रान 90 क्या है, फोर्ट्रान 77 से ही आया है, उसका थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें और ज़्यादा फीचर्स ऐड कर दिए तो फोर्ट्रान 90 आ गया। लेकिन फोर्ट्रान 90 के अंदर फोर्ट्रान 77 की प्रॉपर्टीज़ भी इंक्लूड हैं। तो इंक्लूड हैं तो उसमें क्या होगा, फोर्ट्रान 77 में तो सपोज़ कर लेते थे कि भाई वेरिएबल्स ऐसे एज्यूम कर लिए हैं। अब आपने फोर्ट्रान 90 के अंदर कोई वेरिएबल यूज़ कर लिया और आपने वो डिक्लेयर नहीं किया। अगर आप वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हो तो क्या होगा कि वो इम्प्लिसिटली एज्यूम कर लेगा। अगर वो वेरिएबल आई जे के एलिमेंट से स्टार्ट है तो वो इंटीजर ले लेगा, चाहे हम सपोज कर रहे हैं उसे रियल, आगे जो हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ वो क्या ले लेगा, रियल ले लेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने इस स्टेटमेंट का यूज़ किया है, इम्प्लिसिट नन। इस स्टेटमेंट का बस इतना सा काम है, अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना भूल जाते हैं फोर्ट्रान 90 के प्रोग्राम्स के अंदर और हमने ये स्टेटमेंट लिख रखी है, तो इसका मीनिंग, इसका काम सिर्फ इतना है कि जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो आपको एरर दिखा देगा कि आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको एरर्स में मिस्टेक अगर कोई हो जाए वेरिएबल से रिलेटेड कि आपने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, आपको क्या कोई एरर्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड, तो आपको आसानी से पता चल जाता है, ठीक है। तो हमने एंटर सी, क्योंकि हमें सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर एंटर कराना है, रीड स्टार सी, यहाँ से रीड हो जाएगी, हम इनपुट देंगे खुद वैल्यूज़। अब मैंने यही वैल्यूज़ यहाँ क्यों प्रिंट कराई, हम तो खुद दे रहे हैं ना, फिर हम दोबारा क्यों प्रिंट करा रहे हैं, ये भी एक लॉजिक है। हम कई बार पता है क्या होता है कि हम देते कुछ और है लेकिन कंपाइलर कुछ और ले लेता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, मतलब हमारी तसल्ली के लिए कि हमारा जो आगे की जो कैलकुलेशंस है वो सही हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम जो रीड कराते हैं वही हम प्रिंट करा लेते हैं। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ मैच कर जाती हैं इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक है। अगर हमने रीड तो कुछ और कराया लेकिन वो सी की वैल्यू प्रिंट कुछ और करा रहा है तो वो खुद ही एरर दे देगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इको चेक ऑफ इनपुट। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, जैसे टू फाइंड आउट वेदर द प्रोग्राम रीड द इनपुट करेक्टली और नॉट, कि अब हमें चेक करना है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसने जो वैल्यूज़ रीड करवाई हैं, वो उसने जो इनपुट रीड किया है वो उसने करेक्ट रीड किया या नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लेंगे। अगर प्रिंटेड वैल्यूज़ इनपुट वैल्यूज़ से अलग हैं तो वो क्या कर देगा, इमीडिएटली सिग्नल एन एरर, ठीक है। तो फिर हमें आगे सिंपल वही प्रोसेस करनी है कि हमने फॉर्मूला लिखा फ़ारेनहाइट का, यहाँ पे हम सेल्सियस ले लेते हैं जो टेम्परेचर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1.8 तो रियल है ही, सेल्सियस भी हमने रियल ले लिया, तो यहाँ पे 32.0 लिखा है मैंने, तो मैं यहाँ पे 32 भी लिख दूँगी तो भी कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये इम्प्लिसिटली खुद कन्वर्ट हो जाएगा 32.0 के अंदर रियल के अंदर। ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है इंटीज़र में। देखो जैसे कैसे जैसे इंटीज़र है वो शॉर्ट है, रियल इंटीज़र के कंपैरिजन में बड़ा है, तो होता क्या है कि छोटे वाला बड़े के अंदर अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो 32 अगर हम लिखते हैं तो 32 क्या है, इंटीजर है, तो जब हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे ना तो 32 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा रियल के अंदर, तब जाके ये इसकी वैल्यूज़ हमारी जो रिज़ल्ट आएगा वो एफ़ के अंदर असाइन हो जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास कोई भी एक सीरीज़ गिवन है, उसका हमें सम निकालना है। सीरीज़ क्या है, 1 - x² 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे अब ये जो मैंने एक्सक्लेमेशन का साइन लिया, ये एक्सक्लेमेशन का साइन नहीं है, ये फैक्टोरियल का सिंबल है,
ठीक है। लेकिन हम प्रोग्राम में ये फैक्टोरियल का सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 490 में तो ये किस लिए डिनोट किया जाता है, एक्सक्लेमेशन के लिए। फिर उसके बाद तो वो रीड ही नहीं करता ना, उसके लिए तो वो कमेंट होता है, यूज़लेस। ठीक है। तो यहाँ पे वन, ये सिर्फ एक बार फैक्टोरियल का सिंबल है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 8 बाई 8 फैक्टोरियल एंड माइनस एक्स की पावर 10 बाई 10 फैक्टोरियल। इस सीरीज़ का हमें सम निकालना है। ठीक है। तो यहाँ देखो प्रोग्राम कीवर्ड है, ये मैंने प्रोग्राम का नाम ले लिया, एसएस मतलब सम सीरीज़। ओके। उसके बाद इम्प्लिसिट नन का मैंने आपको यूज़ बता दिया कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। ना भी यूज़ करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि आपने सारे वेरिएबल्स जो भी प्रोग्राम में यूज़ किया है कि आपने डिक्लेयर कर रखे हैं या नहीं। उसके बाद मैंने सभी वेरिएबल्स को रियल ले लिया। एक्स तो वो हो गया जो हम रीड करवाएंगे, और बाकी के जो मैंने पूरी सीरीज़ थी हमारी, ये वाली जो सीरीज़ है, मैंने उसको पार्ट डिवाइड कर दिया है, पार्ट्स में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो उनकी जो वैल्यूज़ मैं अलग अलग निकालूंगी तो वो मैं अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दूंगी, इसलिए मैंने इतने सारे वेरिएबल्स लिए हैं। एस जो है वो सम के लिए है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, उनकी वैल्यूज़ जो आएंगी फिर उनका मैं सम कर दूंगी जैसे उसने दे रखा है सीरीज़ में, तो वो मैं एस के अंदर स्टोर करा दूंगी, बाद में मैं एस को ही प्रिंट करवा दूंगी। ठीक है। अब जैसे मैंने अब प्रिंट करवाया एंटर एक्स, तो यहाँ मेरी वो एक्स की वैल्यू रीड हो जाएगी। उसके बाद दोबारा मैंने एक्स की वैल्यू जो रीड कराई थी वही मैंने प्रिंट करा दी। यहाँ पे मैंने इको चेक ऑफ इनपुट प्रोसेस यूज़ किया है कि पता तो चले कि उसने वही रीड कराया कि नहीं। वैसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कंप्यूटर कोई और वैल्यू ले ले। ठीक है, मोस्टली वो सही लेता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, ए के अंदर एक्स स्क्वायर की वैल्यू डलवा दी। एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ किया है, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बी में मैंने क्या किया, ए की ए से मल्टीप्लाई करी, ए में क्या स्टोर है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 24.0। आप 24 भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने एक्स रियल में करवा रखा है डिक्लेयर, तो ए भी हमारा रियल है तो ए की वैल्यू रियल है। अगर मैं 24 भी लिख देती हूँ तो ऊपर वाला तो इंटीज़र है, एक्स की पावर 4 तो हमारी एक्स की पावर 4 हमारी रियल है। अगर नीचे वाला हमारा इंटीज़र भी होता है तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगी, वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई, बी की वैल्यू में क्या आ गया, एक्स की पावर 4 बाई 24, सी की वैल्यू में क्या है, बी इंटू ए, मतलब एक्स की पावर 4 को ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्स स्क्वायर से करना है, तो एक्स की पावर 6 बाई 30। ठीक है। ऐसे अब हम डी निकालते हैं, तो डी क्या था, एक्स की पावर 4 था शायद, सी था एक्स की पावर 4, डी हो जाएगा एक्स की पावर 6 बाय 8 बाय होगा, देख लेना तुम, 8 बाय 56, और ई हो जाएगा एक्स की पावर 10 बाय 90। सी हो जाएगा एक्स की पावर 4, एक्स की बी तो एक्स की पावर 4 है, उसको हम ए से करेंगे तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा, डी एक्स की पावर 8, ई एक्स की पावर 10। इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने हर एक वेरिएबल में अलग अलग से वैल्यू स्टोर कराई है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पूरा का पूरा जो भी स्टेटमेंट है जो सीरीज़ वाली, वो आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, उसको किसी एस वेरिएबल में स्टोर करा देना और डायरेक्टली हम सम निकाल सकते हैं वहाँ से भी, तो एस हम सीधा प्रिंट करा दें, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मैंने ए बी सी डी ई की वैल्यू क्या कर दी, कैलकुलेट्स कर दी, मतलब उस पूरी सीरीज़ को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया
1 रह गया था, बाकी तो सब कैलकुलेट हो चुके हैं। तो ये 1 हो गया, और जो हमारा a था ना, वहाँ पे क्या था, x² / 2 फैक्टोरियल। बाकी सभी फैक्टोरियल्स की वैल्यू तो यहाँ आ गई है, लेकिन 2 फैक्टोरियल रहता था, तो मैंने a को 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस b - c प्लस d - e। वो आप सीरीज़ में आप देख सकते हैं, अल्टरनेशन चल रही है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ थी ना, सॉरी सीरीज़ जैसी है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा दिया यहाँ पे, अब एस में था सारा सम सीरीज़ का, तो एस में क्या करा दिया मैंने, प्रिंट करा दिया। तो वो एंड प्रोग्राम जो था, जो भी मैंने प्रोग्राम का नेम दिया था, उसे मैंने एंड करा दिया। अब ये कुछ एक्सरसाइज है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आ गई है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, तो आप जो है, मैंने यहाँ पे बुक रेकमेंड किया है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन फोर्ट्रान 90 एंड 95 बाय वी राजारमन। तो आप उसका ये सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री दे रखी है, वो तो आप लोग भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये बुक रेकमेंड करी है कि आप इसमें से पढ़ सकते हो। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में यही बुक अलाउ की हुई है, तो मैंने यही वाली बुक में से पढ़ाना ठीक समझा। तो उसी की एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप उसी टाइम क्लियर कर लेना मेरी ईमेल आईडी पे। मैं उसका लिंक, ईमेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपकी छोटी से छोटी क्वेरी का भी मैं रिप्लाई कर दूँगी, आप बस